पीएम किसान निधि की 20वीं किस्त जारी। पीएम मोदी ने वाराणसी से किया योजना की 20वीं किस्त जारी। किसानों को लंबे समय से इस पल का था इंतजार। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान के लिए जनता का जताया आभार। कहा, जनता ने संकेत दिया कि 2027 में कांग्रेस की होगी वापसी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी। 2,28,000 से अधिक संगतों ने किए दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त। केदारनाथ धाम यात्रा आज से सुचारू। बाधित चल रहे मार्ग को पैदल आवागमन खोल दिया गया। अस्थायी रूप से रुकी थी केदारनाथ की यात्रा। और उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों में भूस्खलन तो मैदानों में हो रहा जलभराव। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र काशी के बनोली गांव से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को 20वीं किस्त की धनराशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरण की। देहरादून में भी कृषक संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गढ़ी कैंट स्थित हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी डीबीटी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए सम्मान पत्र भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। जैविक इंडिया अवार्ड के चतुर्थ संस्करण में प्रदेश को जैविक क्षेत्र में किए गए कार्य हेतु जैविक इंडिया अवार्ड 2022, 2023, 2024 लगातार 3 सालों से हमको ये सम्मान मिल रहा है। इसमें हमारे युवा एनडी का मैनेजर खड़ा हो जाए जरा। इसी प्रकार नैनीताल के ग्राम सुनकिया ब्लॉक धारी के प्रगतिशील कृषक हर्ष सिंह रघवाल को जैविक कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु जैविक इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है। वर्ष 2023-24 में लाल धान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्तरकाशी जनपद के एक जिला एक उत्पाद में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी में सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जनपद हरिद्वार को पूरे देश में मध्यम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जनपद टिहरी गढ़वाल को पूरे देश में मध्यम श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पत्र प्रदान किया गया है। तो मान्यवर, ये सब आपके मार्गदर्शन में हो रहे हैं। आज हमारा उत्तराखंड का मिलेट्स जो श्री अन्न है, जब मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने टेस्टिंग की, वो सबसे बेहतर पाया गया। और हमारा आपके मार्गदर्शन में जो आप मिलेट मिशन में आपने 73 करोड़ की व्यवस्था की है, हम लगातार हमारे अधिकारी और हमारे किसान भाई मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर, क्योंकि आपका बहुत व्यस्तम समय है और उसके बावजूद आपके पहले कार्यक्रम तय थे जब मैंने आपसे बात की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आपसे विशेष लगाव है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी और किसी मुख्यमंत्री को समय देते हैं तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। और जितनी भी प्रदेश के हित के लिए योजनाएं आपको लेकर जाते हैं वे स्वीकृत होती हैं। जहां आज माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से जारी करेंगे, हमारे प्रदेश के भी 8 लाख अनेक योजनाएं। इतना ही नहीं, आज इस बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वहीं किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि को सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी
विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अनेक काम किसानों के उत्थान के लिए कर रहे हैं। जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। अभी हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से सिंचाई के लिए मुक्त करने का काम किया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही जहां हम गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति कुंटल की हमने बढ़ोतरी की है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है, वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा सब्जियों की तरह फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, और जैसे अनेक कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में विभिन्न योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे आज प्रदेश के किसानों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा पूरे देश के अंदर उत्तराखंड उस इंडेक्स में पहले स्थान पर पूरे देश के अंदर आया है। वहीं हमने रोजगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों में हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, राज्य हित में भी हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एक और जहां हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वहीं प्रदेश का सबसे देश का प्रभावी नकल कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया है। और उसके लागू होने के बाद अब तक 24,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हो चुकी है। भाइयों बहनों, और वहीं पीएम किसान की 20वीं किस्त के मौके पर रामनगर मंडी समिति में भी किसानों का मेला लगा रहा। इस दौरान विधायक दीवान सिंह, वरिष्ठ व्यापार मंडल अध्यक्ष विपिन कांत पाल, मंडी सचिव साहिल अहमद समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान योजना की 20वीं किस्त जारी की। इस मौके पर भारत सरकार की एक स्कीम के तहत बहुत कम जमीन रखने वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है। इस योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। सहायता राशि का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। देश के किसानों को लंबे समय से इस पल का इंतजार था। और आगे बढ़ेंगे जहां विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने जनता का आभार जताया है। दरअसल आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन और प्रदेश सरकार द्वारा नियम विरुद्ध किए गए अनैतिक आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता हुई है। जनता ने कांग्रेस के पक्ष पे भारी मतदान किया। चुनाव में जनता ने भाजपा के हर हथकंडे फेल किए। जनता ने संकेत दिया है कि 2027 में कांग्रेस की होगी वापसी। 2027 में आएगी कांग्रेस की सरकार। भाजपा जनता के मूल को नहीं बदल सकती और कांग्रेस को रोक नहीं सकती। जनता ने बना लिया मन। भाजपा का चेहरा, चाल और चरित्र उत्तराखंड में नहीं करेंगे स्वीकार। भाजपा की नीतियों से जनता त्रस्त। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर। उत्तराखंड के लोगों ने सरकार के विरुद्ध मतदान करने का काम किया है।
और कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर जिताने का काम किया है। आपके सामने है, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान सड़कों पर है, खनन माफिया, शराब माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और उन अपराधों में भाजपा के नेता संलिप्त हैं। हालात बद से बदतर है, इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने जो है कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है और कांग्रेस के लोगों को जिताने का काम किया। निर्दलीय जीत करके आए हैं, वो इसलिए जीत करके आए हैं कि कहीं पर जो है हमने जो है कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार नहीं निकाले और आज जो निर्दलीयों की संख्या आप देखते हैं वो एन केन प्रश्न जो है कांग्रेस विचारधारा के लोग, इसलिए भाजपा चिल्लाती रहे, कहती रहे कि जो है हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने हाथ से अपनी पीठ मत थपथपाई। हालात जो है, जो परिस्थितियां वो सब सरकार के सामने और भाजपा के सामने है। लोगों ने मन बना लिया है कि अब भाजपा का जो चेहरा है, भाजपा का जो चाल चरित्र है, उसको हम उत्तराखंड राज्य के अंदर स्वीकार नहीं करते। सही बात है कि आज उत्तराखंड में लोगों ने जो पंचायतों में कांग्रेस को जिताने का काम किया है, ये संकेत है कि 2027 में कांग्रेस की वापसी प्रदेश में होने जा रही है। भाजपा कितना भी जोर लगा ले, कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन जनता की मूड को जो है भाजपा बदल नहीं सकती और कांग्रेस को रोक नहीं सकती। अस्थायी तौर पर रुकी हुई केदारनाथ धाम यात्रा आज से सुचारू हो गई है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के मध्य बाधित चल रहे मार्ग को पैदल आवागमन के लिए खोल दिया गया है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण बीते कुछ दिनों से अस्थायी तौर पर केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई थी। केवल वापस आ रहे यात्रियों को सुरक्षा बलों की मदद से वैकल्पिक पैदल मार्ग से वापस लाया जा रहा था, जिसके बाद आज मुख्य सड़क मार्ग कुछ हद तक पैदल चलने लायक हो चुका है। लेकिन आवागमन के लिए सुचारू होने पर सोनप्रयाग से यात्रियों के ग्रुप को गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ के लिए भेजा जा रहा है। एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षतिग्रस्त हुए स्थल पर वाहनों के आवागमन शुरू होने तक श्रद्धालुओं को तकरीबन 22 किलोमीटर पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा करनी होगी और बारिश होने की दशा में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवागमन को अस्थायी तौर पर रोका जाएगा। साथ ही यात्रियों से अपील की है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार की अपनी यात्रा करें और संबंधित कार्यदायी संस्था लोनबी के स्तर से निरंतर मार्ग चौड़ीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कानूनी पचड़ों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में जान नहीं बचाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, केंद्र सरकार ने जान बचाने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार के सवाल जवाब की बाध्यता को खत्म कर दिया है, बल्कि जान बचाने वाले व्यक्ति को सम्मान और एक निश्चित धनराशि प्रोत्साहन के लिए देने की योजना को धरातल पर उतारा है। उत्तराखंड में भी यह योजना मई 2025 को लॉन्च हो चुकी है, जिसे राहवीर योजना का नाम दिया गया है। इस योजना की अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। इसलिए परिवहन विभाग ने इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से अधिकारी योजना के प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहे हैं। ऋषिकेश में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत और एआरटीओ प्रशासन रावत सिंह ने ही बताया कि सड़क दुर्घटना में जान बचाने वाले व्यक्ति को प्रशासन सम्मानित करता है और 25,000 रुपए की धनराशि भी प्रोत्साहन के लिए देता है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की पूछताछ पुलिस और अन्य एजेंसियां नहीं करती हैं। दोनों अधिकारियों ने लोगों से सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए आगे आने की अपील की है। देखिए, जो भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय है और हमारे माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा निरंतर इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे कि हम जो सामान्य जनमानस है उनमें जो दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने के प्रति जो भ्रांतियां हैं उनका निराकरण किया जा सके। अब सरकार ने ऐसी कई बार बार प्रचार ये किया जा रहा है और हम भी अपने कार्यालय के माध्यम से ये प्रचार करते हैं कि किसी भी दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
अगर वो स्वैच्छिक रूप से अपना नाम बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, अगर वो भी नहीं बताना चाहते तो उसकी कोई बाध्यता नहीं है। और अगर वो दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को जो स्वास्थ्य सहायता है वो उपलब्ध कराते हैं तो उसके जान बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी लोगों से यही अपील है कि अब इस प्रकरण में मदद करने पर आपको न तो किसी तरीके से शोषित किया जाएगा, न आपसे कोई जानकारी ली जाएगी, अपितु परिस्थिति के सहायता करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जाएगा, राज्य स्तर पर आपका नाम चिन्हित किया जाएगा। तो मेरी ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये अपील है कि किसी भी दुर्घटना को अगर आप देखते हैं तो वहां पर अवश्य रुकें और जो भी यथासंभव मदद आप कर सकते। और वहीं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा उत्साह और उमंग के साथ लगातार जारी है। आपको बताते चले, जहां 2,28,000 से अधिक संगतों ने इसके दर्शन किए हैं। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने दी जानकारी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। अपनी आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात भी है। अनुकूल मौसम ने यात्रा को सुगम बनाया। ऋषिकेश से गोविंद घाट तक पर्वतीय मार्ग सुरक्षित, पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले भूस्खलनों को हटाया जा रहा है शीघ्र। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा भी चाक चौबंद है। हेमकुंड घाटी में इस समय प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में है। दुर्लभ पवित्र ब्रह्म कमल और रंग बिरंगे फूलों की छटा श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभव करा रही है प्रदान। तो वहीं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त व्यवस्थित प्रबंधन के कारण यात्रा सुचारू रूप से जारी, संगतों को सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है प्राप्त। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की पवित्रता और हिमालय की शांति का अनुभव करने का यह सुनहरा अवसर है। 10 अक्टूबर को बंद होंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा की संगतों से अपील, संगतें अनुकूल मौसम का उठाए लाभ, जल्द से जल्द अपनी यात्रा की बनाए योजना। और आगे बढ़ेंगे, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट डालकर अगर आप वायरल होने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। कहीं वायरल होने के चक्कर में आपको जेल की हवा न खानी पड़े। जी हां, रुड़की पुलिस ने ऐसे ही सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए अश्लील कंटेंट बना रहे यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। चंद लाइक्स और व्यूज के लिए मर्यादा को तार तार करना यूट्यूबर को भारी पड़ा। 9-2-11 चैनल सभ्य समाज के लिए आपत्तिजनक पोस्ट का अड्डा बन रहा था। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लगातार यूट्यूबर के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस प्रकरण को स्वयं गंभीरतापूर्वक लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसका संज्ञान लेते हुए रुड़की पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साफ संदेश देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति अश्लील कंटेंट, भ्रामक पोस्ट या फिर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करेगा तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। से आज तक जो इस तरह की छोटी छोटी रील बना करके अश्लीलता परोसी जा रही है, इसमें हमारे थाना स्तर के साथ हमारे सीओ लेवल पे लगातार ऑब्जर्वेशन होता है, चीजें वॉच की जाती है। हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो बेसिकली सीओ साहब के अंडर काम करती है वो लगातार काम कर रही थी। और साथ ही हमें पब्लिक से भी कुछ ऐसी कंप्लेन मिली थी कि ये चैनल पर्टिकुलर चैनल जिसको अमजद नाम का कोई शख्स ऑपरेट कर रहा था, चला रहा था, उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, ऑब्ससीन कंटेंट उसमें रन कर रहे हैं जो समाज और सोसाइटी के लिए बहुत घातक है। तो पूरी पड़ताल के बाद कल इसमें मुकदमा दर्ज हुआ और उस शख्स को भी अरेस्ट किया। सर, अगर पेंसिल में इस तथ्य को लाने का मकसद ही यही है कि वो सारे लोग जो कॉमेडी के नाम का अश्लीलता अगर परोसेंगे या जिनके कंटेंट का समाज, सोसाइटी या यूथ पे गलत मैसेज जाएगा, उनके खिलाफ हम सख्त लीगल एक्शन लेंगे। ये एक मैसेज इस अभियोग के माध्यम से हम आपको माध्यम बना करके आम जन तक पहुंच रहे हैं। मसूरी होम स्टे एसोसिएशन ने आज पर्यटन कार्यालय में सहायक पर्यटन अधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में 1 अगस्त से पर्यटकों के पंजीकरण को लेकर वार्ता की गई और होम स्टे संचालकों के नवीनी पंजीकरण को लेकर भी कार्रवाई की गई। सहायक पर्यटन अधिकारी द्वारा होम स्टे संचालकों को आश्वस्त किया गया कि मसूरी में सप्ताह में 1 बार सहायक पर्यटन अधिकारी द्वारा होम स्टे पंजीकरण को लेकर शिविर लगाया जाएगा। इस मौके पर सहायक पर्यटन अधिकारी हीरालाल आर्य ने बताया कि पूर्व में होम स्टे संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्हें पर्यटकों के पंजीकरण को लेकर जानकारी दी गई थी, जिस पर हम स्टे संचालकों ने
अनुरोध किया था कि मसूरी में पंजीकरण को लेकर काफी परेशानी होती है और ऐसे में सप्ताह में एक दिन शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि मसूरी में सप्ताह में एक बार शिविर लगाया जाएगा। इस मौके पर होम स्टे एसोसिएशन के अध्यक्ष देवी गोदियाल ने कहा कि होम स्टे संचालकों को विगत 3-4 वर्षों से रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों को लेकर दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर उन्हें देहरादून जाना पड़ता था। इसके बाद उनके अनुरोध पर मसूरी में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन से उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा और इस प्रक्रिया को समझाने में, माफ कीजिएगा, समझने में भी समय लग सकता है। होटल होम स्टे एसोसिएशन अध्यक्ष की तरफ से उनके एक शिकायत था कि वह यहाँ पर मसूरी में जो है लोगों के पंजीकरण और नवीनीकरण की कार्रवाई लंबित पड़ी हुई है। तो हमारे जिला पर्यटन विकास अधिकारी पांडे साहब ने कहा है कि भाई एक दिन हफ्ते में कोई एक दिन तय कर लो कि जिस दिन एक दिन जो है मसूरी में बैठ करके इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है देहरादून से हमारे साथी पटवाल जी जो होम स्टे पटल देखते हैं वो इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चाहे किसी का कोई भी अभिलेख छूटा हो या किसी तरह से उनको कोई दिक्कत आ रही हो तो उसका समाधान हम यहीं पर करते हैं। में हमारे पास जो है 224 पंजीकृत पूर्व में हैं और इस महीने तक जो है 15-20 और संभावना है जो पंजीकृत। 28 तारीख जुलाई को एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए ये हुआ था कि मसूरी होम स्टे स्वामियों को बड़ी दिक्कत आ रही है। कई रजिस्ट्रेशन के संबंध में और रिन्यूअल के संबंध में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हमारी 3 साल से एक मांग थी कि हमने कहा क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी या सहायक पर्यटन अधिकारी मसूरी में लगातार बैठें और जिससे मसूरी वाले जो होम स्टे स्वामी हैं उनकी आपत्तियों का निस्तारण यहीं पर हो जाए मसूरी में। तो कई सालों से यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं बैठ रहा था, जिससे हम लोगों को देहरादून जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो परसों इस बैठक में ये तय हुआ कि अब लगातार मसूरी के अंदर हफ्ते में एक दिन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी या सहायक पर्यटन अधिकारी अपने ऑफिस की तरफ से कैंप लगाएंगे, जिसमें हमारी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उसको समझने में दिक्कत आ रही है, तो इस संदर्भ में हमारी एसोसिएशन की भी बैठक होनी है और उस बैठक में हम ये तय करेंगे कि समझ पाएंगे कि इस रजिस्ट्रेशन से कितने नुकसान और कितने फायदे, और उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां आज कई जिलों में भारी से भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने जारी की है 24 घंटे में बाढ़ की भी चेतावनी। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। तीव्र बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त भी नजर आ रहा है। पहाड़ों में भूस्खलन तो मैदानों में हो रहा है जलभराव, जगह जगह यात्रा मार्ग हो रहा है बंद। और ऐसे में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई क्षेत्रों में दर्ज की जा रही है जोरदार बारिश की गई और ऐसे में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई क्षेत्रों में दर्ज की जोरदार बारिश। 7 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। मौसम और यात्रा मार्ग की जानकारी लेकर ही करें यात्रा। को उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिलों में जैसे देहरादून है, टिहरी है या नैनीताल, बागेश्वर, यहाँ कहीं कहीं जो भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को थोड़ा वर्षण में वृद्धि की संभावना लग रही है। तो इसमें जो 3 तारीख को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या अंदर के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपद है, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। इसी तरीके से 4 तारीख को भी जो कुमाऊं में बागेश्वर है, नैनीताल है या चंपावत है, वहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा कहीं कहीं मिल सकती है। जबकि
जबकि उधम सिंह नगर है या पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, ये उत्तरकाशी है, वहाँ पे भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो है अभी अगले 3-4 दिन रहेगी और 3 और 4 तारीख में जो है मानसून एक्टिविटी वो जो है थोड़ी ज्यादा रहने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।